हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ये यूके ट्रिपल एस सी का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको यूके ट्रिपल एस सी के हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। गाइस देखिए, पहले इसमें आपको थ्योरी मिलेगी और उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ बनेंगे उसके बाद हम एमसीक्यूज़ लगाएंगे। अगर आप पहले थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद एमसीक्यूज़ लगा लेते हैं, वो टॉपिक आपका पूरी तरह से तैयार हो जाता है। यहाँ से यूके ट्रिपल एस सी में सीधे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइज़, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ क्लिक करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उस पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जब मर्जी तब इसको पढ़ सकते हैं। गाइज़, अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, जैसे सामान्य हिंदी हो गई, सामान्य ज्ञान हो गया, उत्तराखंड जीके हो गया, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, हिंदी की उपभाषाएँ एवं बोलियाँ, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी पीडीएफ को जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें यानी हिंदी बेल्ट की बात करें तो सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस साइड में पड़ता है। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र जो है उत्तर की बात करें यानी नॉर्थ की तो बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से, ठीक है, साउथ के खंडवा मध्य प्रदेश का जो खंडवा पड़ता वहाँ तक, और पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से पूरब तक पूर्णिया बिहार। तो ये जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है इसका। तो ये डायग्राम से आप याद रखेंगे। अगर पूछ लेता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र पूरब में कौन सा स्थित है, पश्चिम में कौन सा स्थित है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, या कहाँ से कहाँ तक है, तो वो पूछ सकता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक कहाँ तक है, हिंदी भाषी क्षेत्र पूरब से पश्चिम तक कहाँ तक है। तो जब आपने ये डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो आप इसको आराम से टिक कर सकते हैं। और इस पूरे क्षेत्र को ही हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी पट्टी नाम से जाना जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप होता है। अब देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जो है 9 राज्य आते हैं। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर कितने राज्य आते हैं। तो ये 9 राज्य आते हैं। अब 9 को आपको याद भी रखना है। तो देखिए, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है हरियाणा, पाँचवा है राजस्थान, छठा है बिहार, सातवां है झारखंड, आठवां है छत्तीसगढ़ और नौवां है मध्य प्रदेश। तो गैस, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर 9 राज्य तो ये गए। अब देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश आता है तो वो है दिल्ली। ठीक है, 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी आपने दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। चलिए, अब बोली के बारे में पढ़ लेते हैं कि बोली क्या है। तो देखिए, एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र में, ठीक है, एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जो है बोली कहलाती है। और देखिए, बोली में साहित्य रचना नहीं की जाती है। क्वेश्चन आता है कि किस में साहित्य रचना नहीं की जाती है। बोली मिलेगा आपको, उपभाषा मिलेगा, विभाषा मिलेगा। तो ठीक है, आपको क्या टिक करना है, बोली। बोली में जो है साहित्य रचनाएं नहीं होती हैं। अब देखिए, उपभाषा क्या होती है। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, ठीक है, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली ना रहकर क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। अब देखिए, भाषा क्या होती है। साहित्यकार जब उस जो उपभाषा होती है, उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है तथा उसका और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह क्या बन जाती है, उपभाषा से भाषा बन जाती है। अब देखिए, एक भाषा के अंतर्गत जो है, एक भाषा के अंतर्गत देखिए, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। ठीक है, अब एक ही पुस्तक है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक। तो इसमें जो है, इस पुस्तक में उपभाषाओं व उपबोलियों को वर्गीकृत करा गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पुस्तक में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की, इस पुस्तक का प्रकाशन 1889 में हुआ था, यानी 1889 में हुआ था। अब देखिए, एक पुस्तक और है इनकी,
ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक के भी लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इस पुस्तक में जो है इन्होंने हिंदी क्षेत्रीय बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उसकी जो व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से जो है वर्णन प्रस्तुत किया है। तो 5 उपभाषाओं में जब पूछेगा किस पुस्तक में बांटा गया है तो ये आप लगाना है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए बंगाल भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक है ये। ठीक है, बंगाल भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक ये सुनीति कुमार चटर्जी की है, जो वर्ष 1926 में आई थी। तो देखिए इस पुस्तक में इन्होंने हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो इस पुस्तक में भी जो है हिंदी की उपभाषा और बोलियों का जो है वर्गीकरण किया है। अब देखिए सुनीति कुमार चटर्जी जो है ये पहाड़ी भाषाओं को, जैसे कुमाऊनी है, गढ़वाली है, उसको ये भाषा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन नहीं मानता है, तो इनका नाम आपने याद रखना है। अब एक पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास, ये धीरेन्द्र वर्मा की है, 1933 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। तो देखिए इस पुस्तक में से जो सुनीति कुमार चटर्जी की जो पुस्तक है, ठीक है, बंगाल भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक, तो उसी की तरह ही ये पुस्तक है। ठीक है, उसी के आधार पर है, बस थोड़ा बहुत इन्होंने इसमें अंतर किया है। और धीरेन्द्र वर्मा जो है पहाड़ी भाषाओं को जो है उपभाषा मानते हैं। तो ये पॉइंट आप जरा यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब देखिए हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है, ठीक है, हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। पूछ सकता है, ये पॉइंट डायरेक्ट पूछ सकता है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें कितनी बोलियां हैं और कितनी जो है उपभाषाएं हैं। तो 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो 17 बोलियां हैं। अब देखिए उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आती है राजस्थानी। ठीक है, सबसे पहला आती है राजस्थानी। अब राजस्थानी के अंतर्गत 4 आती हैं। पहली आती है मारवाड़ी, इसको पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। दूसरी आती है जयपुरी या ढूंढाड़ी, इसको पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है यूके SSC ने कि किस निम्नलिखित में किस बोली को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। ठीक है, तो जयपुरी या ढूंढाड़ी। मेवाती को क्या कहते हैं? उत्तरी राजस्थानी। मालवी को दक्षिणी राजस्थानी। तो राजस्थानी को 4 उसमें बांट रखा है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और चारों का आपने उपनाम भी याद रखना है, किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, अब इसको एक बार लाइन से देख लेते हैं थोड़ा, इस साइड से भी। तो देखिए मारवाड़ी, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थानी। जयपुरी या ढूंढाड़ी को पूर्वी राजस्थानी। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी। मालवी को दक्षिणी राजस्थानी। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है इन बोलियों का, ये राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए एग्ज़ाम में, ये पूछे गए हैं पश्चिमी हिंदी से। कहाँ से पूछे गए हैं? पश्चिमी हिंदी से। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है 5 उपबोली, मतलब 5 जो है बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए एक एक करके उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खड़ी बोली की। तो खड़ी बोली या इसको कौर भी कहते हैं। दूसरी है हरियाणवी या बांगरू। तो इन दोनों को जो है आकार बहुला कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोलियां आकार बहुला कहलाती हैं। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला कहलाती है? तो खड़ी बोली और हरियाणवी, ये दोनों आकार बहुला कहलाती हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखना है। तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी है बुंदेली और 5वीं है कन्नौजी। इन तीनों को, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी को, ओकार बहुला कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ओकार बहुला। इनका जो प्रमुख क्षेत्र है हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अभी तक क्षेत्र तो पूछ नहीं रखा है, बाकी खड़ी बोली किस उपभाषा की है यही पूछ रखा है अभी तक, लेकिन हमको सभी पढ़ना, कहाँ से पूछ ले कोई पता नहीं। उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसमें से अवधी और बघेली सर्वाधिक पूछी जाती हैं एग्जाम में। क्षेत्रीय बात करें इसकी तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है गाइस। ठीक है, ये क्षेत्र भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात करें बिहारी। ठीक है, चौथी है बिहारी उपभाषा। तो यहाँ से सीधा जो मगही और मैथिली वाला है ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसकी क्षेत्रीय बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश। 5वीं उपभाषा आती है पहाड़ी। ठीक है, 5वीं उपभाषा कौन सी आती है? पहाड़ी। तो इसमें पहली है कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली। क्षेत्र पूछा जाए इसका तो आपको याद रखना है, एक तो उत्तराखंड है और दूसरा हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए जो प्रमुख बोलियां हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है डायरेक्ट।
तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौरबी या खड़ी बोली की, ठीक है, कौरबी या खड़ी बोली की। तो देखिए खड़ी बोली का जो मूल नाम है, पूछ लेगा कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, तो खड़ी बोली का जो मूल नाम है यह है कौरबी, ठीक है। पहले इसको किस नाम से जानते थे, कौरबी। जब साहित्यिक भाषा बनने के बाद जो इसका नाम पड़ा था कौरबी का, वो पड़ा था खड़ी बोली, ठीक है। साहित्यिक भाषा में जब यूज़ होने लगा था कौरबी का, तब इसको कहने लगे थे खड़ी बोली। अब देखिए खड़ी बोली के अन्य नाम है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा को बोलचाल की हिंदी कहते हैं, या सरहिंदी कहते हैं, या किसको वर्नाकुलर खड़ी बोली कहते हैं। वर्नाक्यूलर खड़ी बोली से तो आप बिल्कुल समझ जाओगे खड़ी बोली है, लेकिन बोलचाल की हिंदुस्तानी और सरहिंदी से आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप पढ़ा होगा आपने कि खड़ी बोली के अन्य नाम बोलचाल की हिंदुस्तानी और सरहिंदी वर्नाक्यूलर खड़ी बोली है, तो आप आराम से इस ऑप्शन को लगा सकेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। तो आपको ऑप्शन में खड़ी बोली मिलेगा, या खड़ी बोली ना मिले के ऑप्शन में कौरबी मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। तो याद रखना वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये खड़ी बोली है। अब देखिए खड़ी बोली का जो केंद्र है ये कुरु जनपद है, ठीक है, कुरु जनपद। और वैसे पूछ ले कि किसके आसपास, तो मेरठ और दिल्ली के आसपास का, ठीक है। जो कुरु जनपद है ये मेरठ और दिल्ली के आसपास का। खड़ी बोली का केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। देखिए खड़ी बोली अपने जो ढेठ रूप में है, मतलब जो ढेठ एकदम होता है ना, ढेठ तो ग्रामीण वाला जो होता है एकदम, तो खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में बोली जाती है। अब देखिए जो मेरठ की खड़ी बोली है, यहाँ से ये पॉइंट आप याद रखना, जो मेरठ की खड़ी बोली है वो आदर्श और मानक मानी जाती है। पूछ लेगा कि कहाँ की, ठीक है, कहाँ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है, तो ये मेरठ की मानी जाती है। गाइस देखिए मैं आपको किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ये भी आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर करा करें और लाइक सबसे पहले कर दें। अब देखिए खड़ी बोली बोलने वालों की जो संख्या है 1.5 से 2 करोड़ है, ठीक है। तो डेढ़ करोड़ से जो है 2 करोड़ के बीच में ये बोली जाती है। अब देखिए साहित्य की बात करें, ठीक है, खड़ी बोली में साहित्य की बात करें तो मूल कौरबी में लोक साहित्य उपलब्ध है, ठीक है। साहित्य की बात करें तो मूल कौरबी में लोक साहित्य उपलब्ध है। अब देखिए विशेषता, आज की हिंदी मूलतः कौरबी पर आधारित है। जो आज की हिंदी है ये मूलतः कौरबी पर आधारित है, अर्थात हिंदी भाषा का जो मूल आधार या मूल उद्गम है वो कौरबी या खड़ी बोली है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से ज़रूर नोट कर लेंगे। तो खड़ी बोली से काफ़ी क्वेश्चन गाइज पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा के बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो देखिए ब्रज भाषा का जो केंद्र है ये है मथुरा। क्या है, मथुरा। ब्रज भाषा बोलने वालों की जो संख्या है ये लगभग 3 करोड़ है, ठीक है, 3 करोड़ है। अब देखिए साहित्य की बात करें तो कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा ब्रज भाषा, जिसमें लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ब्रज भाषा, ठीक है। उसके अलावा देखिए मध्यकाल में ब्रज भाषा ने अखिल भारतीय विस्तार पाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल में ब्रज भाषा ने अखिल भारतीय विस्तार पाया था, तो ये मध्यकाल में, ठीक है। अब देखिए बंगाल में जो ब्रज भाषा से बनी थी ये बनी थी ब्रजबुली, ठीक है। जो बंगाल थी, जो पुरानी बांग्ला है, उसमें जो ब्रज भाषा बनी थी वो क्या कहलाई थी, ब्रजबुली। क्या कहलाई थी, ब्रजबुली। और ये क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल ने डायरेक्ट पूछ रखा है। उसके अलावा देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन में आपको पुरानी बांग्ला मिलेगा, ठीक है, मराठी मिलेगा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पुरानी बांग्ला जानी जाती है। अब देखिए असम, ये पॉइंट आपको याद रखना, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको किसी ने अभी तक बताया भी नहीं होगा। असम में जो ब्रज भाषा से बनी है वो बनी है ब्रजावली, ठीक है। पूछ लेगा कि ब्रज भाषा से बनी ब्रजावली किस राज्य में कहलाती है, तो ये कहलाती है असम में। ये पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लेना। विशेषता की बात करें तो देखिए देश के बाहर जो ब्रज भाषा बोली जाती है ये ताजुबेकिस्तान में, ठीक है, बोली जाती है। ताजुबेकिस्तान में, याद रखना ब्रज भाषा किस देश में बोली जाती है, भारत के बाहर, ताजुबेकिस्तान। और जिसे वहाँ पे क्या कहा जाता है, ताजुबेकी ब्रज भाषा, ताजुबेकी ब्रज भाषा। तो ये दोनों पॉइंट असम वाले और ये ताजुबेकी वाला आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें प्रमुख रचनाकारों की बात करें तो प्रमुख रचनाकार भक्ति काल में थे सूरदास, जिन्होंने ब्रज भाषा का सर्वाधिक यूज़ किया, ठीक है। और फिर थे नंददास, ये भक्तिकालीन थे। रीतिकालीन की बात करें तो रीतिकालीन में बिहारी, मतीराम, भूषण और देव थे। आधुनिक काल की बात करें तो उसमें भारतेंदु, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ,
ठीक है। जगन्नाथ दास रत्ना, इनकी उपाधि क्या है? रत्नाकर। ये आप याद रखना कि जगन्नाथ दास को क्या कहते हैं? रत्नाकर। तो यहाँ से डायरेक्ट 1 नंबर का पूछ लेता है। ब्रजभाषा सबसे अधिक काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। ब्रजभाषा सबसे अधिक काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं अवधि की, क्योंकि अवधि से भी मैंने वही इसमें लिए हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए अवधि, अवधि का जो केंद्र है ये अयोध्या है, या आपको अवध मिल सकता है। अवधि बोलने वालों की जो संख्या है लगभग 2 करोड़ है, ठीक है। इसमें साहित्य की बात करें तो देखिए सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य है। अवधि में प्रबंध काव्य परंपरा विशेषता विकसित हुई थी। पूछ लेगा किस भाषा में या किस किस उपभाषा में प्रबंध काव्य परंपरा विशेषता विकसित हुई थी? तो ये अवधि में हुई थी, ठीक है, अवधि में। यहाँ से ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देश के बाहर अवधि जो बोली जाती है, पूछ लेगा कि देश के बाहर किस किस स्थान पर या किस देश में अवधि बोली जाती है? तो ये फिजी देश में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? फिजी देश में। अब देखिए अवधि के जो प्रमुख रचनाकार हैं, सूफी काव्य, जो सूफी कवि हैं उनमें मुल्ला दाऊद, ठीक है, इनकी पुस्तक चंदायन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जायसी, इनकी पुस्तक है पद्मावत। कुतुबन, मृगावती इनकी पुस्तक है। उस्मान, चित्रावली। तो ये सूफी कवि थे जिन्होंने अवधि का जो है इन पुस्तकों में यूज़ करा है। दूसरे थे राम भक्त कवि तुलसीदास, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण एक रचना की थी रामचरितमानस की, जो ठीक है काफ़ी फेमस है। और देखिए रामचरितमानस में पूछ लेता कितने खंड होते हैं, ये यहाँ से हिंदी में भी क्वेश्चन पूछता है और जीके में भी क्वेश्चन पूछता है कि रामचरितमानस में कितने कांड या अध्याय हैं? तो 7 कांड हैं, याद रखना। और यूके SSS ने गाइस ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि रामचरितमानस में कितने खंड हैं। रामचरितमानस को देखिए तुलसी रामायण और तुलसी कृत रामायण भी कहा जाता है, तो ये भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में। चलिए अगला है मैथिली। मैथिली, देखिए मैथिली का जो केंद्र है ये मिथिला, विधे और त्रिहूत है। मैथिली बोलने वालों की जो संख्या है लगभग 1.5 करोड़ है, ठीक है। अब मैथिली की सबसे इम्पोर्टेंट आती है लिपि, ठीक है। मैथिली की लिपि तिरहुता लिपि, ये आप याद रखना। देवनागरी तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन आप तिरहुता लिपि को याद रखना। पूछ लेगा कि तिरहुता लिपि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैथिली से संबंधित है। प्रमुख रचनाकार है मैथिली के विद्यापति, जो जिनकी पुस्तक है पदावली। पूछी जाती है कि पदावली के लेखक कौन है? तो विद्यापति। ठीक है, जिस प्रकार ब्रजभाषा को सूरदास ने, अवधि को तुलसीदास ने, ठीक है, मतलब ऊंचाई पर पहुंचाया, उसी प्रकार मैथिली को इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे विद्यापति। आप विद्यापति का नाम याद रखेंगे, हरिमोहन झा, नागार्जुन, राजकमल चौधरी, ये आपको नाम याद रखने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता यहाँ से बनती है मैथिली से, देखिए मैथिली हिंदी क्षेत्रीय बोलियों में 8वीं अनुसूची में, याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है, ठीक है। तो पूछ लेगा कि कौन सी बोली जो है 8वीं सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है? तो मैथिली। कब इसको स्थान मिला था? 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये एकमात्र हिंदी से क्षेत्रीय बोली है जिसको जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें स्थान मिला हुआ है। और इस तरह से ही क्वेश्चन जो है गाइज ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अगली देख लेते हैं भोजपुरी। भोजपुरी, इसका केंद्र भोजपुर बिहार है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या जो है 3.5 करोड़ है। अब देखिए बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली जो है ये भोजपुरी है, ठीक है, ये भोजपुरी है। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे साहित्य है तो भोजपुर में लिखित साहित्य लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन जो सिनेमा है, ठीक है, सिनेमा भोजपुरी की हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे अधिक फिल्में बनी है। मतलब भोजपुरी एक ऐसी बोली है जिसमें सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ से ज़रूर नोट करेंगे। प्रमुख रचनाकार की बात करें तो देखिए प्रमुख रचनाकार में सबसे पहले आते हैं भिखारी ठाकुर, ठीक है। इनको किस नाम उपनाम से जाना जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। और भोजपुरी का शेक्सपियर जो इनको कहा है भिखारी ठाकुर को, ये कहा है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर ने। पूछ लेगा क्वेश्चन कि भिखारी ठाकुर को किसने भोजपुरी का शेक्सपियर कहा है? तो ये कहा है जगदीश चंद्र माथुर ने। उसके बाद देखिए राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा जो इनको कहा गया है भिखारी ठाकुर को, इनको कहा गया है अनगढ़ हीरा, ठीक है, अनगढ़ हीरा या भोजपुरी का भारतेंदु। तो अनगढ़ हीरा और भोजपुरी का भारतेंदु, ये दोनों नाम जो दिए हैं ये दिए हैं राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो ये पॉइंट आप जरूर यहाँ से याद रखें, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं गाइज। अब देखिए जो इससे संबंधित हमारे
जो भी एमसीक्यूज़ बनेंगे आप उनको हम देख लेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ लगाने से जो है हमारे क्वेश्चन जो है लगभग 100% जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए, उत्तर में तो उत्तराखंड है, ठीक है। दक्षिण में कौन है, तमिलनाडु है, ये हमारा गलत है। दक्षिण में तमिलनाडु नहीं है, दक्षिण में है मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का कौन सा, खंडवा, ठीक है, खंडवा। तो इसमें हमारा बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो देखिए, 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें साहित्य रचना नहीं होती है। देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है और मैंने इसी तरह से इस क्वेश्चन को लिया है। तो देखिए, जो साहित्यिक रचना नहीं होती हैं ये बोली में नहीं होती हैं, ठीक है, बोली में नहीं होती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी भाषा को भाषा नहीं मानते हैं। तो ये नहीं मानते हैं सुनीति कुमार चटर्जी नहीं मानते हैं। तो बी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषी क्षेत्र में कितनी बोलियां आती हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो हिंदी बोली जो आती हैं इसके अंतर्गत ये आती हैं 17। कितनी आती हैं, 17 बोलियां आती हैं। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। तो पूर्वी राजस्थानी जो कहा जाता है ये कहा जाता है जयपुरी को, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। जयपुरी मिलेगा आपको या आपको ढूंढाड़ी मिलेगा, ठीक है, जयपुरी मिलेगा या आपको ढूंढाड़ी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं ये आती हैं 5 उपबोलियाँ। कितनी उपबोलियाँ आती हैं, 5। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, बघेली का संबंध है। तो देखिए, बघेली का जो संबंध है यह है पूर्वी हिंदी से। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, एक तो आती है अवधी। कौन सी आती है, एक तो आती है अवधी, एक आती है बघेली, ठीक है, और तीसरी कौन सी आती है, तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी। तीसरी कौन सी आती है, छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सरहिंदी कहा जाता है। तो देखिए, सरहिंदी जो कहा जाता है गाइज, ये किसको कहा जाता है, खड़ी बोली को। किसको कहा जाता है, खड़ी बोली को, या खड़ी बोली आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो देखिए ऑप्शन में मिलेगा आपको कौरवी। क्या मिलेगा आपको, कौरवी। तो बी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो देखिए, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है यह है खड़ी बोली, यानी डी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो देखिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है ये जानी जाती है पुरानी बांग्ला, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ब्रजभाषा ब्रजावली कहलाई। तो देखिए, ब्रजावली जो कहलाई थी ब्रजभाषा ये कहलाई थी असम में। कहाँ पर कहलाई थी गाइज, असम में। और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला, ठीक है, कहाँ पर कहलाई थी, असम में। अगला क्वेश्चन है, देश के बाहर ब्रजभाषा बोली जाती है। तो देखिए, ये कहाँ पर बोली जाती है, ताजुवेकिस्तान में। किस नाम से बोली जाती है वहाँ पर ब्रजभाषा, ताजुवेकी, ठीक है, ताजुवेकी ब्रजभाषा नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो देखिए, ब्रजभाषा जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये किस रूप में है, काव्य भाषा में, ठीक है, काव्य भाषा के रूप में है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। तो गाइज़ ये है भोजपुरी। कौन सी है, भोजपुरी। हमारा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है। तो ये कौन सी है गाइज़, तो ये है मैथिली। कौन सी है, मैथिली, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मैथिली को 92वां, ठीक है, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो उसमें 4 बोलियों को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये हिंदी क्षेत्र की एकमात्र बोली है जिसने 8वीं अनुसूची में स्थान पाया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी लिपि
तिरहुता लिपि होती है? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होती है मैथिली की। किसकी होती है? मैथिली की। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवधि में रचित चरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं या अध्याय हैं? तो देखिए रामचरितमानस जो है इसमें कितने खंड या अध्याय हैं? तो 7। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिजी देश में कौन सी बोली बोली जाती है? तो फिजी देश में जो गाइज बोली जाती है, ये कौन सी बोली जाती है? हाँ गाइज, मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं इसको कि फिजी जो है किस देश में बोली जाती है। तो गाइज ये कौन सी बोली जाती है? अवधी। कौन सी बोली जाती है? अवधी, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फिजी देश आप याद रखना, पूछ लेगा कि देश के बाहर फिजी देश में कौन सी बोली जाती है, तो ये अवधी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अवधी। अगला है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? तो देखिए पश्चिमी हिंदी की जो 2 बोलियां हैं उनका सही युग्म इसमें से कौन सा है? तो देखिए एक तो है ये वाला, ठीक है, खड़ी बोली और बुंदेली। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइस देखिए ये थी हिंदी की भाषाएं और बोलियां, उपभाषाएं एवं बोलियां। तो यहाँ से आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए मैंने एक एक पॉइंट जो है अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है और आपको लिख के पूरे नोट्स प्रोवाइड कराए हैं गाइस, ठीक है, पूरे नोट्स हैं ये हिंदी की उपभाषाएं बोलियों के। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होना है, यहाँ से 100% आपका ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो गाइस देखिए आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको जब मर्जी तब पढ़ सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद कमेंट के माध्यम से आपका अगर कोई क्वेश्चन है या हमसे कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सअप, फेसबुक, यहाँ पे वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए हमारे चैनल पर आपको सामान्य हिंदी की वीडियो रेगुलर मिल रही है, जीके की वीडियो रेगुलर मिल रही है और उत्तराखंड जीके की वीडियो जो है आपको लगातार मिल रही है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।